नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, अपनी आधार सीरीज का तीसरा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आज, और ये भी GS1 से ही है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो आदिवासी भूमि अधिकार थे उनके ऊपर औपनिवेशिक शासक का क्या प्रभाव पड़ा था, जैसे आप सब जानते हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन और फिर इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। ये पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है इधर, और इसको डिस्कस करेंगे। और जिन साथियों ने भी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो कर लीजिए इसको, और वहाँ इसका PDF भी मिलता रहेगा आपको। और ये हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए साथियों। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को किस प्रकार प्रभावित किया, और औपनिवेशिक शासन उत्पीड़न के प्रति आदिवासियों की क्या प्रतिक्रियाएं थी। तो जब इनको प्रताड़ित किया गया, आपको पता ही कि आदिवासियों ने कई आंदोलन चलाए हैं जो कि हिंसक भी थे और गैर हिंसक आंदोलन भी थे। तो वो सब हमें बताना है यहाँ पर। देखिए पहले आप क्वेश्चन को समझिए, दो भाग में है ये। पहला क्या है, किस प्रकार प्रभावित किया, तो इसका प्रभाव लिखेंगे। औपनिवेशिक शासन में भी जो जो एक्ट वगैरह आए उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा, और इन्होंने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी। जो भी हिंसक गैर हिंसक तरीके या जन आंदोलन या लामबंदी जो भी थी उसको हम बताएंगे। तो ये देखते हैं, पहले भाग का उत्तर क्या है, ऐसे देंगे हम। औपनिवेशिक शासन पर आदिवासियों का प्रभाव, ये सीधा सीधा हेडिंग डालना है। देखिए दोस्तों, अभी कल मेंस का रिजल्ट आया है, तो आपको पता होगा जिन्होंने भी उत्तर लेखन की प्रैक्टिस की है उन्हीं का सिलेक्शन हो पाया है। एक अभी टॉपर है, उन्होंने बताया कि मैंने 250+ टेस्ट लिखे हैं। तो आप भी लिखने का अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। अब कोशिश आप ये कीजिए कि पहले इसको लिख लीजिए और फिर वीडियो देखिए या PDF देखिए। उसके बाद देखिए कि आपके गैप कहाँ हैं, क्या क्या चीज़ें आप छोड़ रहे हैं, उन्हीं को नोट कर लीजिए। केवल जो आप अपने उत्तर लेखन में लिख रहे हैं तो समझिए वो तो आपको याद है, वो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है उसकी। तो पढ़ते हैं इसका नंबर 1 हेडिंग क्या है, भूमि अधिकार की हानि। अब आपको पता होगा कि आदिवासी क्या है, जंगल और ज़मीन से जुड़े लोग होते हैं। उनके लिए तो उनकी ज़मीन ही सब कुछ है, क्योंकि वो कोई बिजनेसमैन तो होते नहीं थे उस टाइम। क्या करते थे, वो अपनी ज़मीन से जुड़े हुए थे, वहीं से उनकी खेती और जो भी है उनकी आजीविका चलती थी। तो अब इन्होंने क्या किया कि ये देखिए जमींदारी प्रथा वगैरह इस प्रकार की प्रथाएं आई कि ज़मीन क्या है, ज़मीन का स्वामित्व जमींदारों को कर दिया था। तो इसमें जब ये नियम जो है आदिवासी क्षेत्रों तक भी लागू हुआ तो उन्होंने इसकी बड़ी जो है प्रतिक्रिया दी थी। तो कैसे लिखेंगे आप, ये सब हेडिंग डालेंगे ऐसे, और फिर 1 से 2 लाइन में इसको लिख देंगे। ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के कारण पारंपरिक सामूहिक भू अधिकार छीन लिए गए और आदिवासी भूमिहीन हो गए। तो ये तो प्रभाव पड़ा इसका। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, वनों पर प्रतिबंध। अब देखिए ये आज भी पता होगा आपको कि लघु वन उपज से इनकी आजीविका चलती है। अगर वन अधिनियम उस प्रकार ऐसे आए कि इन जंगलों में क्या है, कुछ नोटिफाइड एरिया बना दिए गए कि यहाँ आप लोग नहीं घुसेंगे, ना यहाँ से लकड़ी काट सकते हैं, ना ही घास या चारा काट सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। जैसे भारतीय वन अधिनियम 1-2 याद रहेगा आपके, 1865, 1878, 1927 के तहत आदिवासियों के जंगल में प्रवेश, शिकार, लकड़ी और चराई अधिकार सीमित कर दिए गए। तीसरा प्रभाव क्या पड़ा, शोषणकारी ठेकेदारी व्यवस्था थी। अब क्या करते थे इसमें, कर्ज के जाल में फंसा लेते थे इनको महाजन वगैरह। देखिए महाजन, साहूकार और ठेकेदारों की घुसपैठ से आदिवासी कर्ज के जंगल में फंस गए और बंधुआ मजदूरी को विवश हुए। चौथा क्या था, सबसे बड़ा जो प्रभाव था ये वाला, इसका आपको पता ही है कि सांस्कृतिक और परंपराओं पर जब भी भारत में कोई आघात करता है तो उसके सभी लोग जो है एकदम त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं। तो वही काम इन्होंने किया। देखिए मिशनरी गतिविधियाँ, आपको पता होगा 1803 के बाद जो है मिशनरी गतिविधियाँ भारत में बढ़ चुकी थी, और प्रशासनिक हस्तक्षेप से धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को खतरा पैदा हुआ। आगे क्या था, 5वां पॉइंट ऐसे लिखेंगे, श्रम का शोषण। श्रम का शोषण कैसे हुआ कि इनको कम मजदूरी मिलती थी और कार्य की दशाई भी घटिया थी। तो आप ऐसे लिख दीजिए, चाय, कोला और अन्य उद्योगों के लिए आदिवासियों को अस्वस्थकर परिस्थितियों में सस्ते श्रमिक के रूप में प्रयोग किया गया। इसके बाद क्या हुआ, विस्थापन, जो भी आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जब भी कहीं विकास होता है तो आदिवासियों का विस्थापन सबसे पहले होता है। तो प्रवास और विस्थापन 6ठा पॉइंट आप लिखेंगे। रेलवे, खदान, बांध परियोजना आदि के लिए
आदिवासियों को उनकी पैतृक भूमि से विस्थापित होना पड़ा। अब देखिए ये बड़ा ही कारण होता है एक विद्रोह करने का, जन असंतोष फैलता है इससे। जब भी किसी को अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा तो उनका क्या है, उस क्षेत्र से लगाव होता है। तो ये आदिवासियों के साथ भी हुआ। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य की उपेक्षा रही हमेशा। इन क्षेत्रों में जहाँ आदिवासी बसते थे वहाँ क्या है, बुनियादी ढांचे की कमी थी, जिससे क्या उनका सामाजिक विकास बाधित हुआ। तो आप ऐसे लिख देंगे। 8वां क्या है, झूम खेती पर रोक। अब झूम खेती आपको पता है कि आदिवासी लोग क्या करते थे कि थोड़ी जंगल काटा और सफाई की और यहाँ खेती की। फिर जब ये भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, क्योंकि उस टाइम उर्वरक तो थे नहीं, जो भी मिट्टी की प्राकृतिक क्षमता थी उसी का ये लाभ उठाकर खेती करते थे। तो जब ये ज़मीन बंजर हो जाएगी, फिर ये यहाँ से कहीं और शिफ्टिंग कल्चर जिसे बोलते हैं, यहाँ खेती करेंगे, यहाँ जंगल काट देंगे। तो इसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी, क्योंकि इससे जंगलों का विनाश हो रहा था। तो ये भी इनके ऊपर एक प्रभाव पड़ा। क्या लिखेंगे, औपनिवेशिक सरकार ने झूम या घुमंती खेती को हतोत्साहित किया और उन्हें एक स्थान पर बसने के लिए मजबूर किया, ताकि इनका देखिए छिपा एजेंडा था अंग्रेजों का, ताकि क्या उन पर लगान आसानी से लगाई जा सके, क्योंकि अगर ये इधर उधर घूमते रहेंगे तो लगान लेना मुश्किल काम था। तो इन्होंने क्या किया कि इस खेती को ही मना कर दिया कि भाई ये करने नहीं है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अब दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, प्रतिक्रिया क्या थी आदिवासियों की। अब ये देखते हैं। देखिए 8 पॉइंट क्या है, सफिशेंट है, मोर देन इनफ है। अगर 8 पॉइंट आप लिखेंगे 200 शब्दों का या 250 शब्दों का क्वेश्चन, 250 शब्दों का जो है यूपीएससी में और पीसीएस में 200 शब्दों का प्रश्न आप आराम से लिख पाएंगे, और एक बड़े ही अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में। अब प्रतिक्रिया क्या दी आदिवासियों ने। देखिए सशस्त्र विद्रोह आपको पता है, मुंडा विद्रोह, भील, संथाल, 4-5 आप लिख रहे हैं। इसमें क्या किया, इन्होंने सशस्त्र संघर्षों से ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया। दूसरा क्या हुआ, नेतृत्व आधारित जन चेतना। अच्छा, इन्होंने क्या किया, संघर्ष से पहले क्या है, लोगों को एकजुट करना पड़ता है, उसमें क्या है, लीडरशिप काम आती है। तो बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू जैसे नेताओं ने क्या किया, आदिवासियों को संगठित किया और उनका सांस्कृतिक पुनर्जागरण लाए। इसके बाद क्या है, जंगल सत्याग्रह। देखिए 20वीं सदी में कई स्थानों पर आदिवासियों ने जंगल कानून के विरुद्ध सत्याग्रह भी किया। इन्होंने जो गांधी जी का तरीका था वो भी अपनाया। ये हो गया गैर हिंसक तरीका। आगे देखिए, ब्रिटिश प्रशासन का बहिष्कार किया इन्होंने, जो कि उस समय सभी पार्टियां करती थी, जैसे कांग्रेस भी कई बार नीतियों का बहिष्कार करती थी, तो वही आदिवासियों ने भी किया। इन्होंने क्या किया, कई क्षेत्रों में आदिवासियों ने कर देने से मना कर दिया, न्यायालयों में पेश नहीं हुए और अहिंसात्मक क्या है अर्थात शांतिपूर्ण विरोध किए। 5वां पॉइंट देखते हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक आंदोलन। तो आपको पता होगा बिरसा मुंडन को क्या है, आज भी भगवान के रूप में पूजा जाता है झारखंड छत्तीसगढ़ में। तो आदिवासी क्षेत्रों में धार्मिक चेतना के माध्यम से जागरूकता फैली, जैसे बिरसा मुंडा ने धरती आबा के रूप में सांस्कृतिक प्रतिरोध खड़ा कर दिया। इसके बाद क्या है, गांधीवादी आंदोलनों में भी इनकी भूमिका उस समय बढ़ी। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट था कि इन लोगों के अंदर भी जागरूकता आई, जैसे असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि में इनकी भूमिका बढ़ी। कौन कौन थे इनके, 1-2 प्रमुख नाम लिख दीजिए। ताना भगत आंदोलन, रानी गाड़ीनेल्यू, ये लिख दीजिए, बड़ी प्रसिद्ध रानी थी। तो इन्होंने गांधीवादी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। फिर क्या प्रतिरोध किया इन्होंने, स्थानीय तौर तरीकों का प्रयोग किया, जैसे कि लोकगीत, जनसभा, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से क्या है, लोगों को जागरूक किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप, बाहरी लोगों का बहिष्कार किया। ये क्या बोलते थे, बाहरी लोगों को दीकू बोलते थे, दीकू। तो दीकू का बहिष्कार किया कि जो भी जंगल से बाहर के लोग आएंगे, क्योंकि उस टाइम क्या था, जमींदारी प्रथा में वो क्या करते थे कि बाहर के लोगों को ले आते थे कि इनके ऊपर यहाँ आप राज करो, इनसे कर वसूलो और खेती करवाओ। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो भी बाहर का आएगा यहाँ ज़मीन खरीदने के लिए या ज़मीन पर कुछ काम करने के लिए, उनका बहिष्कार किया। तो आदिवासियों ने बाहरी व्यापारियों और बिचौलियों को दीकू कहा और उन्हें अपनी समस्याओं की जड़ मानकर उनके आर्थिक बहिष्कार का रास्ता अपनाया। तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों 8 और 8 पॉइंट हो गए। अब इतनी जल्दी एक छोटी सी वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से आ गया है समझ में। अब एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे। औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों की पारंपरिक जीवन शैली, आजीविका और संस्कृति को गंभीर रूप से बाधित किया। इसके विरुद्ध आदिवासियों ने समय समय पर एक संगठित प्रतिरोध किया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर उपेक्षित पक्ष रहा, क्योंकि इनकी अधिक लोग क्या चर्चा नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन होगा। जैसे मैंने बताया था कि आपका प्रेजेंटेशन मायने रखता है, स्पेशली यूपी पीएससी में।
तो आप इस प्रकार से ब्रैकेट वगैरह बनाएंगे। ऐसे देखिए आज थोड़ा मैंने अलग तरीके से बना दिया आपके लिए, इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। फटाफट वहाँ पे ऐसे डालेंगे और ऐसे करके हेडिंग बना देंगे, फिर अगला हेडिंग ऐसे बना देंगे। तो इस प्रकार प्रेजेंटेशन के ऊपर भी ध्यान रखते चलिए आप। और जब भी आप नोट्स बनाएं तो उसमें भी अलग अलग प्रेजेंटेशन के नोट्स बनाएं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बार बार। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि एग्जाम में मैं अलग अलग प्रकार के बॉक्स बना दूंगा, अलग अलग बुलेट पॉइंट बना दूंगा, तो वहाँ नहीं बनेंगे, ये फैक्ट है। अब जैसे एक बुलेट पॉइंट आप ऐसे डालिए सिंपल, दूसरा बुलेट पॉइंट ऐसे डालिए, तीसरा पॉइंट एरो लगा सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं, जो भी आप जल्दी से बना सकते हैं बेसिकली कम टाइम में। तो उस प्रकार से आप बुलेट वगैरह यूज कीजिए। तो दोस्तों ये आज का क्वेश्चन है। पहल कैसी लग रही है आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले हमारी टीम को। और आपके लिए फिर ये डेली एक क्वेश्चन लाते रहेंगे इसी प्रकार, मंडे टू सैटरडे। संडे भी कोशिश करेंगे, अभी संडे ऑफ रखते हैं थोड़े दिन के लिए। बाकी ये टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल फोकस IAS PCS। और दोस्तों अगर सिलेक्शन लेना है तो उसकी एक ही केवल की है राइटिंग प्रैक्टिस, आप अभी से कर लीजिए। 2026 का वेट मत कीजिए कि लास्ट में मैं करूँगा, और नवंबर दिसंबर में प्री के बाद अगर शुरू करोगे तो सीधी सी बात है सिलेक्शन से आप दूर चले जाओगे, जितना भी अभी आप टाइम वेस्ट करते जाओगे। तो अभी आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है, बड़ा एग्जाम कोई आसपास है नहीं, तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए, और जिससे कि आप एग्ज़ाम तक बिल्कुल एकदम अभ्यस्त हो जाएंगे। देखिए दोस्तों ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, इसलिए बार बार आपसे आह्वान किया जा रहा है, आप खुद लिखें या कहीं ज्वाइन करें, लेकिन लिखते रहिए। कम से कम एक क्वेश्चन तो लिख सकते हैं डेली। फिर आपको ये देखिए, आप एक क्वेश्चन डेली लिखिए और 30 दिन बाद देखिए, 1 महीने बाद आप ना अपने आप में काफ़ी फ़र्क पाओगे। जहाँ जिस लेवल का उत्तर आप लिख रहे हो 30 दिन बाद उससे कहीं बेहतर उत्तर लिखोगे। तो यहाँ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।